नमस्कार। आज हमारे सामने भारत के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन है। मतलब हजारों साल का सफर, सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक, सब एक नजर में। पर आज हम इसे सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। बिल्कुल। आज हम इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो पैटर्न है एक विशाल केंद्रीय शक्ति का उदय, फिर उसका बिखरना और फिर उसी बिखराव से नई क्षेत्रीय ताकतों का जन्म। अच्छा, मतलब एक पेंडुलम की तरह। एकदम सही। एक पेंडुलम जो एक मजबूत केंद्र और कई छोटे-छोटे राज्यों के बीच घूमता रहता है। ये हमें इस पूरी टाइमलाइन में मतलब बार-बार दिखाई देगा। ये तो दिलचस्प है। तो चलिए इसी नजरिए से इस कहानी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो पहली परत शुरुआत होती है 3300 ईसा पूर्व से सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ। हम सब ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नाम तो सुने ही हैं, पर ये सिर्फ पुराने शहर तो नहीं थे ना। बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, जब दुनिया में ज्यादातर लोग घूम-घूम कर जिंदगी बिता रहे थे, तब यहाँ एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जिसमें ग्रिड पैटर्न पर बने शहर थे, हर घर में अपना बाथरूम था और वो एक कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था। हम्म। उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता मतलब गायब कैसे हो गई? कोई अंदाजा है? बाढ़ या कुछ और? हाँ, यही सवाल है। क्या कोई बाढ़ आई या जलवायु परिवर्तन हुआ? ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ा सवाल है। और यहीं से एक तरह से हमारे पैटर्न की शुरुआत होती है, एक महान सभ्यता का पतन। और इस पतन के बाद जो दौर आया वो तो बिल्कुल अलग था। टाइमलाइन हमें 1500 ईसा पूर्व के वैदिक काल में ले जाती है। यहाँ शहरों की नहीं बल्कि जनपदों की बात हो रही है। ये जनपद क्या थे? आप इन्हें उस समय के छोटे-छोटे शहर राज्य या कबीलाई गणराज्य समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, शहरी जीवन से हटकर एक ज्यादा ग्रामीण और कबीलाई समाज की तरफ। और ऋग्वेद की रचना भी इसी दौर में हुई। हाँ बिल्कुल, इसी दौर में ऋग्वेद की रचना हुई, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। तो देखिए, जहाँ एक तरफ शहरी ढांचा बिखरा, वहीं दूसरी तरफ भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक नींव रखी जा रही थी। यहाँ से कहानी में तेजी आती है। 600 ईसा पूर्व तक आते आते ये छोटे जनपद 16 महाजनपदों में बदल गए, जो आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। लेकिन मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक कैसे उभर पाए? ये एक बेहतरीन सवाल है। असल में ये नए विचार उसी उथल-पुथल की देन थे। ये विचारक पुरानी वैदिक परंपराओं और कर्मकांडों पर सवाल उठा रहे थे। वो एक तरह से उस दौर के इंटेलेक्चुअल रेबल्स थे। अच्छा। बुद्ध और महावीर ने यज्ञ और जाति व्यवस्था की जगह आत्मज्ञान, कर्म और अहिंसा पर जोर दिया। तो ये राजनीतिक अशांति असल में एक वैचारिक क्रांति के लिए जमीन तैयार कर रही थी। और इसी वैचारिक क्रांति के साथ राजनीतिक पटल पर भी एक बड़ा बदलाव आया, मौर्य साम्राज्य का उदय। मतलब पेंडुलम अब बिखराव से वापस एक मजबूत केंद्र की ओर जा रहा था। एकदम सही। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन लड़ते हुए महाजनपदों को एक करके भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ उनके पोते अशोक के साथ आया। कलिंग युद्ध की हिंसा देखने के बाद अशोक ने दिग्विजय मतलब शस्त्रों से जीत का रास्ता छोड़कर धम्म विजय यानी धर्म से दिलों को जीतने का रास्ता अपनाया। ये तो दुनिया के इतिहास में अनोखा था, है ना, कि कोई सम्राट जीत के शिखर पर पहुंचकर युद्ध ही त्याग दे। बिल्कुल, बहुत अनोखा। मौर्य साम्राज्य के बाद लगता है कि पेंडुलम फिर दूसरी तरफ घूम गया। 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का दौर उत्तर मौर्य संगम गुप्त काल कहलाता है। यहाँ शक और कुषाण है, तो दक्षिण में संगम साहित्य का जिक्र है। ये तो काफी बिखरा हुआ दौर लगता है। हाँ, राजनीतिक रूप से ये बिखराव का दौर था। मौर्यों की केंद्रीय सत्ता खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब राजनीतिक शक्ति बिखरती है तो अक्सर संस्कृति और कला को फलने फूलने का मौका मिलता है। जैसे दक्षिण में संगम साहित्य। बिल्कुल, संगम साहित्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तमिल साहित्य हमें उस दौर के आम लोगों के जीवन की एक ऐसी झलक देता है जो उत्तर भारत के संस्कृत ग्रंथों में नहीं मिलती। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की कहानी सिर्फ दिल्ली या पाटलिपुत्र की कहानी नहीं है। लेकिन फिर 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के साथ पेंडुलम एक बार फिर सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। इस दौर को अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। पर क्या ये स्वर्ण युग का तमगा थोड़ा भ्रामक नहीं है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही सच था? अरे, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं कि हर तरफ खुशहाली थी।
ये तमगा मुख्य रूप से उस दौर में हुए इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन की वजह से दिया जाता है। सोचिए, जब यूरोप अपने अंधकार युग से गुजर रहा था, तब भारत में आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया। पाई का मान निकाला। हाँ, और ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिख रहे थे। तो ये वाकई एक वैचारिक और वैज्ञानिक शिखर का दौर था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हम आते हैं प्रारंभिक मध्यकाल में, 600 से 1200 ईस्वी। एक बार फिर से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। उत्तर में हर्षवर्धन, दक्षिण में चोल, चेर, पांड्या। हमारा पैटर्न फिर से काम कर रहा है। बिल्कुल। और इस राजनीतिक बिखराव के बीच एक और तरीके का एकीकरण हो रहा था, विचारों का। इसी दौर में आदि शंकराचार्य हुए। उन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन को फिर से स्थापित किया। इसे आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो क्रांतिकारी विचार था कि आप और ये ब्रह्मांड, यानी आत्मा और ब्रह्म, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। उन्होंने पूरे भारत में पैदल यात्रा की, शास्त्रार्थ किए और देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। तो जब राजा देश को राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ पा रहे थे, तब शंकराचार्य जैसे दार्शनिक उसे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्र में पिरो रहे थे। एकदम सही। इस कहानी का अगला मोड़ हमें दिल्ली की तरफ ले जाता है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, है ना? निश्चित रूप से। ये पहली बार था कि उत्तर भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली तुर्क अफगान शासन व्यवस्था स्थापित हुई। और इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं पड़ा। आप वास्तुकला को देखिए। मेहराब और गुंबद। हाँ, भारत में पहली बार मेहराब यानी आर्च और गुंबद यानी डोम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, ये 2 संस्कृतियों का मिलन था जो पत्थरों में दिखाई दे रहा था। और सल्तनत के बाद आते हैं मुगल। 1526 में बाबर के साथ शुरू हुआ ये साम्राज्य भारतीय इतिहास का शायद सबसे भव्य अध्याय है। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरे युग हैं। और मुगलों ने सेंट्रलाइजेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसे मनसबदारी कहते थे। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया। और उनकी वास्तुकला, ताजमहल, लाल किला, वो तो आज भी भारत की पहचान है। ये हमारे पैटर्न का चरम था। बिल्कुल, एक विशाल, शक्तिशाली, केंद्रीय साम्राज्य। अच्छा, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद टाइमलाइन में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है और ठीक उसी समय मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य और मैसूर में टीपू सुल्तान जैसी ताकतें उभर रही हैं। मतलब दिल्ली की सत्ता कमजोर होते ही भारत की असली विविधता और क्षेत्रीय ताकतें सतह पर आ गईं। ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही पैटर्न है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर। मुगलों के कमजोर होने से जो पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए एक होड़ मच गई। और इस होड़ में सबसे आगे थे मराठा, जो एक समय दिल्ली तक पहुंच गए थे। और पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, उन्होंने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य बनाया। तो दक्षिण में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी आधुनिक सेना से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ये दिखाता है कि भारत में सत्ता हमेशा दिल्ली में केंद्रित नहीं रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी ताकत भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, जो इन सभी से ज्यादा संगठित और चालाक साबित हुई। ब्रिटिश। टाइमलाइन 1858 से ब्रिटिश राज की शुरुआत दिखाती है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद। हाँ, 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले भारत पर एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, लेकिन विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधी भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो ये एक नए तरह का सेंट्रलाइजेशन था। हाँ, एक विदेशी औपनिवेशिक सेंट्रलाइजेशन, जिसका मकसद भारत का विकास नहीं बल्कि उसका आर्थिक शोषण था। और इसी राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी शुरू होती है। कांग्रेस की स्थापना, फिर गांधी जी का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल। और ये सिर्फ घटनाओं की एक सूची नहीं है, ये विचारों का एक विकास भी है। शुरुआत में कांग्रेस की राजनीति काफी नरम थी। वो याचिकाओं के जरिए सुधारों की मांग करते थे। लेकिन फिर महात्मा गांधी के आने से सब कुछ बदल गया। उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। हाँ, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरे से निकालकर देश के करोड़ों आम लोगों, किसानों और मजदूरों तक पहुंचा दिया। सत्याग्रह और अहिंसा जैसे उनके हथियार अनोखे थे। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को नहीं बल्कि उनकी नैतिक सत्ता को चुनौती दी। और आखिरकार 1947 में स्वतंत्रता। लेकिन इसके साथ ही विभाजन का दर्द भी था। स्वतंत्र भारत की यात्रा चुनौतियों से भरी रही। जी। यहाँ 1991 के आर्थिक उदारीकरण का जिक्र है। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या था? दुनिया के लिए खोल दिए।
सोचिए 1991 से पहले अगर आपको एक कार खरीदनी थी तो आपके पास 2-3 ही ऑप्शन थे और उसके लिए भी सालों इंतजार करना पड़ता था। उदारीकरण के बाद बाजार में दर्जनों कंपनियां आ गईं। ये बदलाव सिर्फ बाजार का नहीं बल्कि सोच का भी था। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा दी और आज हम जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों से लेकर आईटी सेक्टर में तरक्की देख रहे हैं उसकी नींव उसी दौर में रखी गई थी। तो सिंधु घाटी की गलियों से लेकर मंगलयान के सफर तक ये वाकई एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है। जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो एहसास होता है कि हम कितनी गहरी और विविध विरासत का हिस्सा हैं। और अगर हम अपने उसी पैटर्न पे वापस लौटें तो एक बात साफ नजर आती है, निरंतरता और बदलाव का एक साथ चलना। साम्राज्य बने और मिट गए, शासक आए और चले गए, लेकिन विचारों, संस्कृति और ज्ञान की धारा हमेशा बहती रही है। हर नया दौर पिछले दौर से कुछ लेता है और उसमें अपना कुछ जोड़कर आगे बढ़ा देता है। यही भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खासियत है। एक नदी की तरह। बिल्कुल, एक नदी की तरह जो अपना रास्ता बदलती रहती है लेकिन हमेशा बहती रहती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के भारत की नींव में इन सभी युगों की कितनी परतें छिपी हुई हैं और भविष्य में आने वाले 50 या 100 सालों में इस टाइमलाइन में कौन सा नया अध्याय जुड़ेगा जो आज की हमारी कहानी बताएगा। क्या हम आज एक सेंट्रलाइजेशन के दौर में हैं या फिर एक नए तरह के फ्रैगमेंटेशन के, जहां राज्यों और क्षेत्रीय पहचानों का महत्व बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिख रहे हैं।